Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at your home. Dear students, last time we studied about the theory of heterogeneous catalysis. In that theory, we studied the 5 steps of catalysis. डियर स्टूडेंट्स, कैटालिसिस जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस में हम जो है सॉलिड कैटालिस्ट की बात करते हैं एंड सॉलिड कैटालिस्ट आर जनरली टेकन एज मेटल्स. मेटल जो है वो सॉलिड कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फीचर्स ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस. फर्स्ट इज एक्टिविटी. बाय एक्टिविटी वी मीन्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट्स कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी से हम किसकी बात कर रहे हैं, उस कैटालिस्ट की कैपेसिटी कितनी है किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने की. तो एक्टिविटी में हम क्या बात करते हैं कि कैटालिस्ट की जो स्पीड है, कितनी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, उसकी बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट. तो ये जो रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन इफ प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इज टेकन एज कैटालिस्ट देन दिस रिएक्शन इज हाईली वोलेंट. बहुत फास्ट रिएक्शन होती है एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट. इफ वी आर नॉट टेकिंग दिस कैटालिस्ट then hydrogen and oxygen do not combine and these hydrogen and oxygen remain such as for long time, infinite time. मतलब क्या है कि अगर हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस लेंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और अगर हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस को नहीं लेते हैं इन दैट केस केमिकल रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस. सेकेंड है, नेक्स्ट है एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन. एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द एडजॉर्प्शन. एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स एडजॉर्प्शन की मात्रा कितनी है, एडजॉर्प्शन कितना ज़्यादा हुआ है, और कौन सा एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हमने बोला कैमिजॉर्प्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कैमिजॉर्प्शन जो होता है, कैमिजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड टाइप बॉन्ड्स बनते हैं, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड टाइप जो है फॉर्मेशन होगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होती है. अब इसका मतलब ये नहीं है, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान से देखेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन होना चाहिए बट एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के ऊपर जुड़ करके इमोबाइल नहीं होना चाहिए. मीन्स वो फिक्स नहीं हो जाने चाहिए. अगर वो फिक्स हो जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर केमिकल रिएक्शन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट मस्ट बी फ्री. दोबारा से सरफेस फ्री होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गई और जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो फिक्स हो गए और दोबारा रिमूव ही ना हो. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो एक्टिविटी के अंदर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी. सेकेंड पॉइंट है सिलेक्टिविटी. बाय सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट वी मीन इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग अदर्स. सिलेक्टिविटी के मंत्र में क्या है कि पार्टिकुलर जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए सिलेक्ट करता है. मीन्स ये पार्टिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट अगर कैटलिस्ट है तो उसकी प्रेजेंस में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं. मीन्स एग्जांपल की अगर हम बात करें, CO एंड H2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 हाइड्रोजन गैस, these two combine in presence of different catalyst to form different products. CO and H2, these two reactant molecules react to give different products in presence of different catalysts. जैसे कि हमने बोला है कि CO और H2 दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है कैटालिस्ट की प्रेजेंस की वजह से चेंज हो रही है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक एज वेल एज कैटालिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव. तो यहाँ पर आप देखेंगे CO एंड H2, these two react in presence of copper catalyst, then product is formaldehyde HCHO. When these two reactant molecules react in presence of another catalyst, copper in presence of zinc oxide and chromic oxide, then product form this methanol. In third case,
When these two react in presence of nickel as catalyst, then product formed is methane and water. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इससे कंफर्म होता है कि कैटलिस्ट जो है हाईली सिलेक्टिव होते हैं। अनदर एग्जांपल अगर हम बात करें, इथाइलिन जो एसिटाइलिन जो है इथाइन जिसको हम बोलते हैं, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइन इसका जो है IUPAC नेम है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यहाँ हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन या हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट, देन सिंपल हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस, एंड हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इट इज ऑफ 2 टाइम्स। अगर फर्स्ट टाइम H2 ऐड होगा इथीन बनेगा, सेकंड टाइम हाइड्रोजन ऐड होता है तब इथेन बन जाता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट में डायरेक्ट जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं उसमें क्या होता है, पैलेडियम जो कैटलिस्ट है सपोर्टेड विद बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन और सल्फर इज टेकन एज पॉइजन। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पॉइजन्स क्या होते हैं, वो सर्टेन सब्सटेंसेस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्विनोलिन या सल्फर क्या है, वो पॉइजन का काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन है पार्टिकुलर प्रोडक्ट इथेन में जा रहा है, तो इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइजन जो है इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो इथीन बन रहा है। तो सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। थर्ड इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि पार्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो एक पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है, नॉट फॉर ऑल द रिएक्शंस, सभी रिएक्शन में नहीं। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है एक कैटलिस्ट जो एक ही पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है, सेम रोल जो सभी केमिकल रिएक्शन के केस में नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जो है स्ट्रेट चेन कोड जो करते हैं, नॉट ब्रांच चेन, ZSM5 जेलाइट CO मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, एक अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में पड़ता। Zeolites, these are called as safe selective catalysts. As the name suggested, safe selective catalysts means these catalysts are safe selective, means those substances can adsorb only in these catalysts which have shape similar to the shape of catalyst. तो सबसे पहले तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स आर द एल्यूमिनोसिलिकेट्स। एल्यूमिनोसिलिकेट्स का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के सिलिकेट्स हैं, मींस जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो है एल्यूमिनोसिलिकेट्स। किसके, ऑफ सोडियम पोटासियम और कैल्शियम विद जनरल फॉर्मूला MX/N AlO2। एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सिलिका Y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, Z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन दीज फॉर्मूलाज। सो जहाँ पे ये N जो है, N क्या है इसके अंदर, दिस N इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन। जो भी इसके अंदर मेटल कैटायन है Mn+, उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द N, एंड विच इज यूजुअली टेकन एज सोडियम पोटासियम और कैल्शियम। यहाँ पर जो M मेटल ली गई है ये जनरली जो है सोडियम पोटासियम और कैल्शियम मेटल ली जाती है। एंड Z जो है दिस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन और विच इज हाईली वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल ZH2 जो लिए गए ये वेरी करता, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है दे आर माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल नेटवर्क। माइक्रोपोरस बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल यानी कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है इनकी, इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में सिलिकेट्स पढ़ा, वहाँ पर आपने ये पढ़ा था सिलिकेट्स में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। तो इस बॉन्डिंग में से अगर हम सिलिकेट्स में से कुछ एटम सिलिकॉन के एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दें, देन एल्यूमिनो सिलिकेट्स बनते हैं और इस फ्रेमवर्क इस बॉन्डिंग के बनते हैं।
तो दे है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होते हैं इनकी जियोलाइट्स की प्रेजेंट होती है। और जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं और उनके अंदर पोर साइज फिक्स होता है। इन द सेम वे जियोलाइट्स भी जो होते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और उनके जो पोर्स होते हैं वो पोर्स भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उनमें पार्टिकुलर साइज के एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल ही एडजॉर्ब हो सकते हैं। सो दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड कैटालिसिस, यानी कि वो कैटालिस जिनमें ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो ऑक्साइड कैटालिसिस की इम्पोर्टेंट क्लास बनाते हैं, इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स टू बी यूज्ड एज कैटालिस्ट, जो भी जियो सब्सटेंस जियोलाइट के तौर पर यूज किया जाता है तो जियोलाइट के तौर पर कैटालिस्ट के तौर पर यूज करने से पहले उसको हीट किया जाता है। हीट क्यों किया जाता है, ये जो जेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जियोलाइट्स सो एज वेकेंट सरफेस इज प्रोड्यूस्ड। जियोलाइट के ऊपर की सरफेस को वेकेंट करने के लिए उसे हीट किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर यूज करने से पहले, ताकि उसकी जो सरफेस है वेकेंट हो जाए और उसके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है हो सके। और जो हमने बोला कि दीज आर माइक्रोपोरस, इनका जो पोर साइज होता है वो 260 से 740 पिकोमीटर होता है और पिकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो दस only those molecules can be adsorbed in these pores whose size is small enough to enter and leave these cavities। मतलब क्या है कि उन्हीं सब्सटेंसेस को जियोलाइट्स को कैटालिस्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है कि जिनका जो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल को जियोलाइट के ऊपर एडजॉर्ब कर सकते हैं जिनका पोर साइज जियोलाइट के साइज से थोड़ा कम हो, यानी कि आसानी से जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है जियोलाइट के पोर के अंदर एंटर कर सके और उसके बाद रिमूव भी हो सके। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि कैटालिस्ट जो होते हैं उनकी सरफेस पर जब एडजॉर्प्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, उसके बाद दोबारा से रिमूव भी हो जाते हैं। तो इसीलिए वही एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो सकते हैं जियोलाइट्स पर जिनका साइज पोर साइज से थोड़ा छोटा हो और वो आसानी से उस पोर के अंदर एंटर कर सके और रिमूव हो सके। अब हमने ये बोला कि जियोलाइट्स आर सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बोला कि मेटल्स हो सकता है, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जो है दीज आर यूज फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स नॉट द ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स। अनदर एग्जांपल ऑफ जियोलाइट इज ZSM5। ZSM5 का मतलब क्या होता है, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका पोर साइज है, इसमें वही मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर जो कैटालिसिस होती है इसमें अल्कोहल को गैसोलीन में पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स जो है दीज आर बायोकेमिकल कैटालिस्ट मीन्स बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन जो होती है दीज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोला जाता है। केमिकली ऑल एंजाइम्स, केमिकली यानी कि केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की दो टाइप होती है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, जो आप जो है बायोमोलिक्यूल्स यूनिट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दो टाइप में इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर जो है फाइब्रस है ग्लोबुलर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एंजाइम्स है ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और वाटर में वो क्या करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच एंजाइम्स आर प्लेइंग रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज भी बोल सकते हैं। केन शुगर जो सुक्रोज को बोला जाता है, सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11 प्लस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर ऐड किया। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और प्रोडक्ट जो फ्रक्टोज है इसकी फॉर्मेशन होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। अनदर एनी एंजाइम कैन नॉट कैटालाइज दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। कोई और दूसरा एंजाइम जो है इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल
जाइमेज एंजाइम जो है इट कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, कोई और दूसरा एंजाइम नहीं कर सकता। इससे भी क्या कंफर्म होता है कि दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं स्टार्च होता है उसमें, जैसे कि जो आलू होता है उसमें भी क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो होता है एक्चुअल में स्टार्च के अंदर स्टार्च के अंदर क्या होता है? n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो है आपस में ईथर लाइक लिंकेज होती है, ऑक्साइड लिंकेज होती है, ईथर लाइक लिंकेज प्रेजेंट होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये भी हम बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो जाइमेज एंजाइम है ये इसे पिछले एग्जाम्पल मैंने पढ़ा कि ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? माल्टोज जो है इसकी डाइसैकेराइड यूनिट होती है। डाइसैकेराइड यूनिट होती है। डाई का मतलब होता है दो, टू, सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट। तो यानी कि जिसको ब्रेक डाउन करने पर 2 सिंपल शुगर यूनिट्स मिलते हों। तो देखो माल्टोज जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमारे पास 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये भी क्या है? डाइसैकेराइड है जिसमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। एंड लास्ट एग्जांपल इज यूरिएज एंजाइम का है, जो यूरिया को किसमें कन्वर्ट करता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। देखो यूरिया है प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाता है? अमोनिया प्लस CO2। सो दीज रिएक्शन शो दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइक कैटलिस्ट properties of enzymes are also similar. Enzymes are also highly specific in nature. Enzymes are highly selective in nature. Enzymes की एक्टिविटी भी फास्ट होती है and enzymes required in very small amount. And 2 more important points are enzymes work or act as catalyst in presence of particular pH. Enzymes act as catalyst at particular temperature also. So these are the some properties of the enzymes, that is biological catalyst. Dear students, next we will study the mechanism of enzyme catalysis. Next is mechanism of enzyme catalysis. Most accepted mechanism of enzyme catalyzed reactions is lock and key mechanism. जैसा कि नेम है लॉक एंड की मैकेनिज्म, तो ध्यान से इसमें देखेंगे जैसे पार्टिकुलर लॉक के अंदर पार्टिकुलर की ही इंसर्ट हो सकती है, उसको अनलॉक कर सकती है। इन द सेम वे पार्टिकुलर एंजाइम के ऊपर पार्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन कर सकता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज पार्टिकुलर एंजाइम कैन कैटलाइज पार्टिकुलर रिएक्शन। स्पेसिफिसिटी जो होती है कि पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर स्पेसिफिक रीजन्स कॉल्ड एक्टिव साइट्स। एंजाइम्स की सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन जगह होती हैं जिसको एक्टिव साइट्स कहा जाता है, और उन एक्टिव साइट्स के ऊपर पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अल्कोहल है, थायोल एक्सेट्रा। और ये जो पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, दीज फंक्शनल ग्रुप्स मेक्स weak bonds या weak van der Waals force of attraction with the substrate molecules, और उन्हीं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ये वीक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जो उस पार्टिकुलर एंजाइम की शेप के अंदर फिट हो सकते हैं। द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज लाइक ए कैविटी। एक्टिव साइट जो प्रेजेंट है उसकी जो शेप है वो एक कैविटी का काम करती है, खाली जगह का काम करती है, जिसके अंदर पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है, जैसे कि पार्टिकुलर की जो है पार्टिकुलर लॉक में फिट हो सकती है। तो इसीलिए जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के ऊपर बाइंड होता है तो दैट बाइंडिंग स्पेसिफिक बाइंडिंग जो होती है उससे कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है और रिवर्सिबल होता है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्रेक डाउन होता है, ये कन्वर्ट होता है पहले एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, देन इट ब्रेक डाउन टू गिव प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज अगेन रीजनरेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में देखेंगे 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा।
मैंने क्या बोला था, ये स्टेप फास्ट और रिवर्सिबल होता है। तो E प्लस एस, ई एंजाइम, एस सबस्ट्रेट, ई एस क्या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, एंजाइम प्रोडक्ट में, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एंजाइम अगेन जो है फ्री हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है फॉर द अनदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड today we have completed surface chemistry units. I hope it is completely clear to all of you. If any problem do you have, then you can ask freely. Dear students, you have to practice all these topics and you have to revise this complete unit also. You will be given an assignment based on this complete unit. Thank you and have a nice day.